Hello everybody. Today we will discuss of chapter 5, the revolt of 1857. In previous topic or video we discussed about social causes. Here we discuss economic causes of the revolt. Economic causes, India reduced to an agricultural colony of British. इंडिया रिड्यूस का मतलब ये नहीं है कि जो इंडियन एग्रीकल्चर थी वो रिड्यूस हो गई थी। इंडियन एग्रीकल्चर जो थी उसको ब्रिटिशर्स ने कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। जैसा कि हमने सोशल कॉजेस में पढ़ा था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो उनको प्रेशराइज करते थे, दबाव डालते थे कि उनको जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है ब्रिटेन में वो ही उन्हें ग्रो करना होता था। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक कॉजेज़ है इसमें वेल्थ किस तरह से जाती थी, वो इंडिगो, ओपियम, कॉटन, सिल्क एंड ऑयल सीड्स, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्योंकि ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटअप हो चुका था और अपने यहाँ पे यानी कि इंडिया में इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं हुआ था। तो इसी वजह से वहाँ पे रॉ मटेरियल की डिमांड बहुत ज़्यादा थी और ज़्यादा से ज़्यादा उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि जो इंडियन एग्रीकल्चर फील्ड है वहाँ पे रॉ मटेरियल ग्रो किया जाए, उगाया जाए और फिर उसको यहाँ से ब्रिटेन भेज दिया जाए। तो एक नाराज़गी का जो इंडियंस थे, पीजेंट्स थे, उनकी नाराज़गी का एक बहुत बड़ा कारण ये था और इस तरह से वो यहाँ से वेल्थ बाहर ले जाते थे और अपने यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट मेकर्स थे उन लोगों को रॉ मटेरियल मिल ही नहीं पाता था। नेक्स्ट है इनह्यूमन ट्रीटमेंट मीटेड आउट टू इंडिगो कल्टिवेटर्स। अब जैसा कि आप जानते हैं ब्रिटिशर्स और यूरोपियन जो ओनर्स आते थे या ट्रेडर्स आते थे वो क्या करते थे, यहाँ की जो पीजेंट्स होते थे उनकी ज़मीनों को वो ले लिया करते थे और वहाँ पे फोर्सफुली वो इंडिगो, ओपियम ग्रो करवाते थे। तो उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। कहाँ होता था? यूरोपियन मार्केट में। यूरोपियन मार्केट में उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था और इसी वजह से जो इंडियन राइस एंड व्हीट था उसको तो वो नहीं ग्रो करने देते थे और जो ओपियम और इंडिगो थी जिससे कि उनको बेनिफिट होता था उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेट करवाते थे और अगर वो नहीं उसके लिए रेडी होते थे तो उनके साथ बहुत ही बुरा यानी कि अमानवीय व्यवहार किया जाता था। ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये हमने चैप्टर नंबर 3 रूलिंग ऑफ कंट्री साइड में भी पढ़ा था कि जो इकोनॉमी थी वो जैसा कि एग्रीकल्चर के थ्रू, इनह्यूमन ट्रीटमेंट यानी कि इंडिगो कल्टीवेटर्स के थ्रू और बाहर जा ही रही थी, साथ ही साथ वो वेल्थ को किस तरह से और कौन सा तरीका था, जो ब्रिटिशर सोल्जर्स थे उनका पेमेंट भी इंडियन करेंसी में होता था, जो ऑफिसर्स थे उनका पेमेंट भी होता था, इसके अलावा जो उनके मेंटेनेंस होता था उसका भी पेमेंट होता था और टैक्सेस जो होते थे वो भी इंडियन करेंसी में होते थे और यहाँ से सारा कहाँ जाता था, ब्रिटेन चला जाता था। तो इस तरह से वो स्वाइप कर रहे थे, क्या कर रहे थे, धीरे धीरे हमारे मनी को वो यहाँ से ब्रिटेन भेज रहे थे। तो ये बहुत सारे ऐसे, और इससे पहले भी हमने पहले वाले टॉपिक में कुछ पॉइंट्स पढ़े थे जिसमें हमने ये पढ़ा था कि वो धीरे धीरे जो इंडियन फार्मर्स हैं उनकी लैंड, जैसे कि अगर वो टैक्स पे नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी लैंड को उन्होंने ले लिया है और साथ ही साथ वो कल्टीवेटर ऐसे वर्कर तो वर्क करेंगे लेकिन जो प्रॉफिट होता था वो ब्रिटिशर्स ले लिया करते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे सारी इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे थे। अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल कॉजेज, यानी कि सोशल कॉजेज हमने पढ़े, इकोनॉमिक कॉजेज हमने पढ़े,
अब पॉलिटिकल कॉजेस हम पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे राजनीतिक कारण थे जिसकी वजह से लोगों में नाराजगी बढ़ती ही जा रही थी। इरोजन ऑफ नवाब्स पावर, जैसे ब्रिटिशर्स 16th सेंचुरी में एज ए ट्रेडर व्यापारी बन के आए और 17th-18th सेंचुरी तक तो उन्होंने धीरे धीरे होल इंडिया को कंट्रोल कर लिया। अब उस टाइम में क्योंकि मुगल एम्परर थे और कहीं हिंदू एम्परर थे, धीरे धीरे उन्होंने नए लॉज इनैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। उसमें उन्होंने जो नवाब थे, जगह जगह जिनकी रियासतें थी, उन नवाब को हटा के और उसकी जगह पर ब्रिटिश सबॉर्डिनेट या फिर कह सकते हैं कि ब्रिटिश कंपनी को उन्होंने वो स्टेट को ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर दिया। उसके लिए हालांकि उन्होंने कुछ लॉज पास किए, इन लॉज और एक्ट उन्होंने शुरू किए ताकि वो सारी ज़मीनें या उनकी जो स्टेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर्स को हैंड ओवर हो जाए। तो उसमें उन्होंने जो नवाब का पोजीशन था वो उनसे ले लिया। पावर ऑफ द नवाब्स एंड राजास हैड बीन इरोडिंग कंसिस्टेंटली सिंस ऑफ मिड 18th सेंचुरी, यानी 18th सेंचुरी में उनसे उनकी राजगद्दियां छीन ली गई। ब्रिटिश रेजिडेंस हैज बीन स्टेशन्ड इन द कोर्ट टू मेनी रूलर्स, फ्रीडम ऑफ रूलर्स हैड बीन कर्ब्ड, देयर आर्म फोर्सेस, यानी कि जो उनकी जैसे उनकी जो पोजीशन थी उसको तो उन्होंने ले ही लिया, लेकिन जो उनकी आर्मी थी उसको भी डिसबैंड कर दिया गया। यानी कि डिसबैंडेड करना, यानी डिसबैंडेड करने का मतलब क्या होता है? भंग करना। उनकी जो आर्मी थी उनको भंग कर दिया गया। उनका जो रेवेन्यू था और जो टेरिटरीज थी, यानी कि जो लैंड्स थी, वो किसके पास चली गई? उनको ले ली गई, ब्रिटिशर्स ने उन्हें छीन लिया। दे हैड लॉस्ट देयर ऑथोरिटी, यानी कि उनकी जो ऑथोरिटी थी वो चली गई, उनकी इनकम चली गई, और यहाँ तक कि जो उनकी बनी बनाई इज्जत थी, जिसे हम कह सकते हैं सम्मान था, वो पहले नवाब और राजा हुआ करते थे, वो भी उनसे छीन ली गई। डिसकर्सी टू द मुगल एम्पायर, अभी जो मुगल्स थे उन्होंने क्या प्लानिंग स्टार्ट कर दी? कंपनी हैड बीन प्लानिंग टू ब्रिंग द मुगल एम्पायर टू एन एंड, उन्होंने ये सोच लिया कि अब जो टोटल मुगल एम्पायर है उसको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो क्या चाहते थे? वो ये चाहते थे कि अब ब्रिटिश रूल टोटली, यानी होल इंडिया में कहीं भी मुगल एम्पायर या एम्परर नहीं होने चाहिए। तो धीरे धीरे उन्होंने स्टार्ट कर दिया और काफ़ी कुछ उन्होंने अपने अधिकार में ले भी लिया। द नेम ऑफ द मुगल किंग वॉज रिमूव्ड, जो नेम था उनसे उनकी जगह ले ली गई, उनसे उनका जो भी टेरिटरीज थी वो ले ली गई। उन्होंने उनकी जो करेंसी चलती थी उस पर क्या होता था? उनके किंग के मतलब किंग का प्रिंट होता था, यानी जो कॉइन्स होते थे उस पर उनका इम्प्रेशन होता था, उसको उन्होंने हटाना शुरू कर दिया। और साथ ही जो उनके डेजिग्नेशन के लिए आगे लगाए जाने वाले जो सम्मानजनक शब्द थे उनको भी उन्होंने खत्म कर दिया। लॉर्ड डलहौजी जो आए थे उन्होंने क्या किया? लॉर्ड डलहौजी कौन थे? गवर्नर जनरल थे। जो उनका पीरियड कौन सा था? 1848 से 56 का पीरियड था। उनके आने के बाद उन्होंने जो लास्ट मुगल एम्परर थे ना, बहादुर शाह जफर, आपने नाम सुना होगा, लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, उनसे उनकी पोजीशन को ले लिया और उन्हें जो लाल किला है ना, रेड फोर्ट, वो उनका था, तो वहाँ से उनको हटा दिया गया। और थोड़े टाइम तक उनके जो पुत्र थे यानी सन कुतुब, वहाँ पे भेजने के बाद उन्हें रंगून भेज दिया गया जो कि बर्मा में था। तो यानी उनसे उनका किला भी, फोर्ट भी ले लिया गया। और जो लास्ट किंग थे मुगल एम्परर के, बस वहीं पे मुगल एम्पायर को खत्म कर दिया गया कि अब इससे आगे कोई भी नया राजा नहीं बनाया जाएगा। लॉर्ड डलहौजी's successor लॉर्ड कैनिंग decided in 1856 the बहादुर शाह जफर would be last मुगल किंग। लॉर्ड डलहौजी के जो सक्सेसर है, उनके बाद जो लॉर्ड कैनिंग आए थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि
और अगर इनकी डेथ हो जाती है तो इनकी डेथ के बाद कोई भी नया राजा नहीं बनाया जाएगा। दे वुड जस्ट बी कॉल्ड प्रिंस, और अगर वो जो उनके सन हैं तो वो किंग के नाम से नहीं जाने जाएंगे, वो प्रिंस के नाम से ही जाने जाएंगे और धीरे 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 उनके ओहदे भी ले लिए जाएंगे। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट मीटेड आउट टू नाना साहेब। नाना साहेब को सभी बहुत अच्छी से जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल कॉज का, ट्रीटमेंट मीटेड आउट टू नाना साहेब। अब नाना साहेब क्योंकि बाजीराव पेशवा सेकंड के सन थे, है ना, दत्तक पुत्र थे, उनके जो बाजीराव सेकंड के जो पुत्र हैं उनका भी बहुत अच्छा सम्मानजनक उनकी जगह थी। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो वहाँ पे जो कि उन्होंने एज ए फ्रीडम फाइटर बहुत ही अच्छे से उन्होंने अपना रोल प्ले किया था। उनको पेंशन नहीं देने का निर्णय ब्रिटिश कंपनी ने किया कि हम इनको किसी भी तरह का कोई ओहदा नहीं देंगे और इनकी जो टेरिटरीज हैं उसके बदले में इन्हें कोई पेंशन भी नहीं दी जाएगी। तो वहाँ के लोगों के मन में उनके खिलाफ यानी कि ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ नाराज़गी बढ़, क्योंकि उनके लिए तो नाना साहेब पेशवा बहुत अच्छे ही बड़े और अच्छे लीडर थे। तो जब उनको ब्रिटिशर्स ने किसी भी तरह का कोई पेंशन नहीं दिया तो उनमें नाराज़गी और भी बढ़ गई। फिर नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को आपको कैसे समझना होगा? जो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी आए थे 1848 में, उनका 56 तक का पीरियड था। उन्होंने डिफरेंट एक्ट पास किए। अब उस एक्ट में क्या था कि वो किंग यानी उन्होंने धीरे धीरे उनको लेना तो स्टार्ट कर ही दिया था। अब उन्होंने हिंदू सक्सेशन में क्या किया कि जिस किंग के यानी कि होता है ना हेरिडिटरी सिस्टम होता है कि जो राजा का बेटा होता है वही राजा बनता है। तो अब उन्होंने ये बोला कि जिस किंग के सन नहीं है यानी खुद का अपना पुत्र नहीं है तो वो स्टेट अपने आप ऑटोमेटिकली कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी? ब्रिटिश कंपनी को ट्रांसफ़र हो जाएगी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली जाएगी। तो उसके लिए बहुत तेज़ी से विरोध शुरू हो गए, क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर किंग के सन नहीं होता था यानी कि पुत्र नहीं होता था तो वो उसको गोद ले लिया करते थे, है ना, उसको जिसको बोलते हैं हायर गोद लेना, दत्तक पुत्र, तो वो उसको गोद ले लिया करते थे। तो ऐसी बहुत सारी स्टेट्स थी जिसमें कि उनके अपने पुत्र न होने की वजह से गोद लिए हुए भी थे, जिसमें कि रानी लक्ष्मीबाई अपने आप में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आपने उनके लिए हिंदी में रचित कहानियाँ कविताएं भी बड़ी सुनी होगी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यानी वो अपनी अंतिम सांस तक लड़ती रही अपनी स्टेट को बचाने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। तो भी उन्होंने बहुत साहस के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर भी उनकी स्टेट को फाइनली ब्रिटिश कंपनी ने ले ही लिया। तो हम देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन से लॉस पास किए। द डॉक्ट्राइन डिप्राइव्ड द हाईएस्ट नेटिव रूलर्स प्रोटेक्ट एज here without the consent of company. Many ruling families tried to negotiate with the company in this regard, but is no avail. उन्होंने उनसे बात करने की, समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई रिक्वेस्टेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज एडॉप्टेड सन। उन्होंने क्या किया था? एक पुत्र गोद लिया था। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया उनके सामने कि मेरे पुत्र को उसका दर्जा दिया जाए, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं माना। Many families tried to negotiate with the company in this regard, और बहुत सारे जो किंग थे उन्होंने इस संदर्भ में उनसे बात की, लेकिन उनकी बात को मानने से इनकार कर दिया गया। The company didn't concede here her request. उन्होंने उसकी रिक्वेस्ट नहीं मानी। Lord Dalhousie also used the doctrine to confiscate title and pensions of the hairless rulers। उसके अलावा जो जिनसे उनकी स्टेट्स ले ली गई थी, जिनके पुत्र नहीं थे, उनको किसी भी तरह की
लास्ट में नहीं दी गई, यानी कि उनकी स्टेट्स भी ले ली गई, उनको किसी तरह का कोई भी कंपनसेशन भी नहीं दिया गया और लाइफ टाइम जो पेंशन दी जाती हैं वो उनको नहीं दी गई। द प्रोमिनेंट स्टेट टू फॉल विक्टिम टू दिस डॉक्ट्राइन वाज सतारा। अब उसमें से कौन कौन से ऐसी स्टेट्स थी? सतारा, नागपुर एंड झांसी, ये स्टेट्स ब्रिटिशर्स ने ले ली। इंडियन प्रिंसेस स्टार्टेड फीलिंग, अब जो इंडियन प्रिंसेस थी उनके मन में भी ये भावना आने लगी कि अब हम और हमारी जगह सेफ नहीं है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनेक्सेशन ऑफ अवध। ये आपको अच्छे से पता है कि जो बैटल ऑफ बक्सर और जो अवध की लड़ाई थी वो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बड़ी लड़ाई थी। उन्होंने बहुत ही वीरता के साथ लड़ाइयाँ लड़ी थी, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाए। लॉर्ड डलहौजी annexed अवध इन द ब्रिटिश एम्पायर अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कुप्रशासन, यानी कि अच्छी तरह से प्रशासनिक कार्य नहीं होने की वजह से उन्होंने ये कह के कि प्रबंध अच्छा नहीं है, प्रशासनिक कार्य अच्छा नहीं है, उन्होंने अवध को अपने कंट्रोल में ले लिया। लॉर्ड डलहौजी ने अपने कंट्रोल में ले लिया। दिस कॉज ग्रेट रिसेंटमेंट अमंग सीपॉयज एंड देयर वाज ए लार्ज नंबर ऑफ सीपॉयज इन द आर्मी ऑफ अवध हु नाउ बिकम अनएम्प्लॉयड। और इससे लोगों में, यानी कि वहाँ के जो सब बहुत ज़्यादा सैनिक अवध के थे, सेना में बहुत ज़्यादा सैनिक अवध के थे और उनके इस कारण से उन्होंने सेना में अपनी भर्ती को, अपने पद को त्याग कर दिया, छोड़ दिया। और यही कारण था कि कितने ही हजारों की संख्या में सैनिक मतलब क्या हो गया, रोजगार मुक्त हो गए। उन्होंने क्या कर दिया, अपनी सीट को छोड़ दिया, अनएम्प्लॉयड हो गए। क्यों? क्योंकि नाराजगी के चलते अवध को उन्होंने अपनी कंट्रोल में ले लिया था। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिलिट्री कॉजेज। मिलिट्री कॉजेज क्या है? सबसे पहले है लो सैलरी एंड पुअर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रमोशन। जैसा कि आपने सोशल कॉजेज में पढ़ा था कि जो सर्विसेज थी उसमें एंट्री होने के बाद उनको प्रमोशन नहीं दिया जाता था। जिस कैडर पे वो काम करते थे, जितनी सैलरी पे वो काम करते थे, वो ही उनकी चलती रहती थी। तो यही हाल किसका था? सैनिकों का था। सोल्जर्स का भी यही हाल था कि उन्हें जो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया भी जाता था तो सूबेदार की पोस्ट तक ही उनका प्रमोशन किया जाता था। और उनको सैलरी कितनी दी जाती थी? जितना कि फर्स्ट कैडर, यानी कि जो न्यू रिक्रूटमेंट होता है ना ब्रिटिशर्स का, ब्रिटिशर सोल्जर का जो न्यू रिक्रूटमेंट होता है, जितनी सैलरी उनको दी जाती है उतनी हाईएस्ट रैंक ऑफ इंडियन सोल्जर, यानी सूबेदार तक को उतनी ही सैलरी मिलती थी। यानी कि वो सैलरी बहुत ही कम होती थी और न ही उसको बढ़ाया जाता था और किसी भी तरह का प्रमोशन भी उनको नहीं। तो ये बहुत बड़ा कारण था जो कि सैनिकों में नाराजगी को बढ़ा रहा था, लंबे समय से नाराजगी को बढ़ा रहा था। कल्ट ऑफ अनएम्प्लॉयड सोल्जर्स, यानी कोई एक ऐसा तरीका जो कि उन्होंने सेट कर रखा था। यानी कल्ट यानी क्या होता है? अत्यधिक गंभीर, कुछ इस तरह के मुद्दे जो कि उन्होंने डिसाइड कर लिए थे। उन्होंने क्या किया था? ये देख लिया था कि जो इंडिया है उसमें कुछ इनके सेंटिमेंट्स हैं, उन्होंने उस चीज़ को देखा। Company had annexed a number of native states in the British Empire. As a result, soldiers in the services of these states become unemployed. अब उन्होंने क्या किया? जैसे अवध को ले लिया, वहाँ के लोग बेरोजगार हो गए और बहुत सारी स्टेट्स थी, वहाँ पे उन्होंने ब्रिटिशर्स को एम्प्लॉयमेंट दे दिया। तो वहाँ के बहुत सारे सोल्जर्स क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड हो गए। और एक नया तरीका जो उन्होंने खोजा वो क्या था कि हमारे यहाँ पे पहले ये मान्यता थी कि अगर कोई भी सिपाही यानी सिपाही जो है, अगर वो सी को क्रॉस करके बाहर जाता है तो फिर वो अच्छा नहीं माना जाता है, वो सही नहीं होता है। इन दोज डेज क्रॉसिंग द सी वाज कंसिडर्ड एन एंटी रिलीजन, यानी कि वो लोगों का ये मानना था कि वो
धर्म के विरुद्ध होगा, यानी कि बाहर उन्हें नहीं जाना होगा। इट वॉज बिलीव दैट सच पर्सन वुड लॉस देयर रिलीजन एंड कास्ट। अगर वो बाहर चला भी जाता है जोर जबरदस्ती के साथ, तो फिर उसे अपने धर्म को छोड़ना होगा, क्योंकि उसने अपने धर्म को भंग किया। ऐसी मान्यता उस समय थी, अभी नहीं है, ऐसी मान्यता उस समय थी। This is why when 1824 sepoys were asked to Burma by the sea to fight the company। अब बर्मा, म्यांमार जिसका भी नया नाम है ना म्यांमार, वो बर्मा पे जब ब्रिटिश कंपनी ने अटैक किया तो लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने कौन से सैनिकों को चुना? भारतीय सैनिक जो इंडियन सीपॉयज थे उनको जबरदस्ती बर्मा ले जाया गया, और जिन लोगों ने मना कर दिया उनको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, यानी कि उनको अपनी जगह से हटा दिया गया। और जो ज़बरदस्ती ले जाए गए उनके सामने क्या प्रॉब्लम आ गई? उनके सामने एक बहुत बड़ी ये परेशानी खड़ी हो गई कि अब उन्हें अपने धर्म को छोड़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट रीज़न वो क्या अडॉप्ट करवाते थे? क्रिश्चियनिटी। तो ये एक बहुत बड़ी नाराज़गी इस तरह से लोगों में व्याप्त होती जा रही थी। अब हम पढ़ेंगे जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट। जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट 1856, ये भी किसका पास किया हुआ था? ये भी लॉर्ड डलहौजी का ही पास किया हुआ एक्ट था। इस एक्ट में क्या था? इस एक्ट में ये था कि जो ये माना जाता था कि जो एंटी रिलीजन है ये, कि वो उसने अपना रिलीजन छोड़ दिया, एक तो ये कारण था। और दूसरा ये था कि जो ज़बरदस्ती सैनिक वहाँ भेजे जाते थे वो उसके लिए जिम्मेदार बनाए जाते थे। कंपनी पास द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट इन 1856 विच मेड ऑल न्यू रिक्रूट्स लायबल टू जनरल सर्विस एवरीवेयर। यानी कि अगर किसी को न्यू रिक्रूटमेंट दिया गया था तो 1856 में, तो उन्होंने क्या बना दिया था कि अगर कोई इस एक्ट में एम्प्लॉयमेंट लेता है तो उन्हें कंपनी के कहने के अनुसार ओवरसीज यानी समुद्र के पार जो देश हैं वहाँ पर भी जाना ही पड़ेगा लड़ाई लड़ने के लिए। इस तरह का एक्ट उन्होंने बना दिया। तो ये एक्ट था, उसे वो गलत मान रहे थे। विच मेड ऑल न्यू रिक्रूट्स लायबल टू जनरल सर्विसेज अक्रॉस द सी एज वेल एज इन इंडिया। तो उन्होंने जो ब्रिटिश कंपनी थी जहाँ जहाँ भी उनका कॉलोनियल रूल था, इस एक्ट को इनेक्ट कर दिया था और लोगों को बाधित कर दिया था कि अगर वो इसमें रिक्रूट होते हैं तो उन्हें लड़ाई के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा, जो कि बहुत ही गलत था और इंडियंस में नाराज़गी को बढ़ा रहा था। अब नेक्स्ट है इमीडिएट कॉजेस। इमीडिएट कॉजेस में क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, जिसके जो पिन होती थी उसके ऊपर काऊ और पिग का फैट लगा हुआ होता था। और वो काऊ और पिग का फैट क्या होता था? लोगों को मुंह से उसको खींचने के बाद उसे लगाना होता था, जो कि इंडियन रिलीजन के अगेंस्ट था। यानी हिंदू भी काऊ को क्या मानते हैं? गाय को एक धर्म के आधार पर देखते हैं, वहीं पे जो मुस्लिम्स हैं वो भी इसको करने के लिए एग्री नहीं थे। तो ये कॉजेज